हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का जो चैप्टर है हमारा वो चल रहा था। अभी हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने फीरस मिनरल्स एंड नॉन फीरस मिनरल्स उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, यानी एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ऊर्जा क्या चीज़ होती है। ठीक है, ऊर्जा किसी शरीर, ठीक है, ऊर्जा किसी शरीर अथवा तंत्र यानी बॉडी एंड सिस्टम की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता को कहते हैं। कि ऊर्जा किसी शरीर अथवा तंत्र की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता को कहते हैं। जिन साधनों से हमें मशीनों को चलाने, यानी जो साधन से हमें मशीनों को चलाने और वस्तुओं के उत्पादन की ऊर्जा प्राप्त होती है, और वस्तुओं का उत्पादन करने की जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। यानी जिन साधनों से हमें साधनों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है उनको हम ऊर्जा के संसाधन हैं वो कहते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन, इनको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ईंधनों में जीवों के अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इन संसाधनों को जीवाश्म ईंधन है वो कहा जाता है। और परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। अब परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका हमने अभी अभी इस्तेमाल करना है वो शुरू किया है, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं और इनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं इनको हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा यूज में नहीं लाए जा सकते, और एक बार समाप्त होने के बाद इनका निर्माण होने में लाखों वर्ष हैं वो लग जाते हैं। ये समाप्य संसाधन है, यानी जो परंपरागत स्रोत हैं वो समाप्य संसाधन है, वो समाप्त हो सकते हैं क्योंकि उपयोग में आने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इनका नवीकरण यानी रिसाइकल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नहीं है। ये एक बार यूज करने के बाद दोबारा इनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट आता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में एनर्जी स्रोत में यानी कोयला। कोयले की ऊर्जा से ही विश्व का औद्योगिक विकास है वो संभव हो पाया है। यानी कोयला क्या है कि वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और कोयले की ऊर्जा से ही विश्व का औद्योगिक विकास है वो संभव हो पाया है, क्योंकि सबसे पहले स्टीम का आविष्कार हुआ और स्टीम को जनरेट करने में कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता था। तो विश्व का जो औद्योगिक विकास है वो कोयले के विकास से ही संभव है वो हो पाया है। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है, और जो कोयला है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसका वर्तमान में प्रमुख उपयोग, अब वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में इसका प्रमुख उपयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह एसिड के प्रगलन के लिए किया जाता है। कि वर्तमान समय में कोयले का मुख्य प्रयोग ताप विद्युत और लौह एसिड यानी लोहे को प्रगलन करने के लिए कोयले का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि देखो, भारत कोयले के भंडारों की दृष्टि से तो एक धनी देश है, लेकिन भारत में कोकीन कोयले की कमी है वो पाई जाती है। कोकीन कोयला है वो भारत दूसरे देशों से आयात है वो करता है। अब हम कोयले के भंडार, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग यानी भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग 1 जनवरी 2011 के नवीनतम यानी जो न्यू डाटा है नवीनतम अनुमान, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक यानी जमीन में 1200 मीटर की गहराई तक कोयले के भंडार 25,360 करोड़ टन है। यानी नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1200 मीटर की गहराई तक भारत में कोयले के भंडार 25,360 करोड़ टन है।
भारत में कोयला निक्षेपों का 80% बिटुमिनस, यानी भारत में कोयला निक्षेपों का 80% बिटुमिनस यानी उत्तम श्रेणी के कोयला तथा बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोखकारी श्रेणी का है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि भारत में कोकिंग कोयले की है वो कमी पाई जाती है, तो गैर कोखकारी श्रेणी का है। अब कोयले के निक्षेप, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की, अब जो कोयला मुख्य रूप से दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस शैल कर्मों में पाया जाता है। भूगर्भिक कालों की दो शैल कर्मों में पाया जाता है, जिसमें पहला है गोंडवाना निक्षेप और दूसरा है टर्सरी निक्षेप। ठीक है, वर्ष 2011-12 में इन दोनों समूहों से, अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2011 में यानी गोंडवाना निक्षेप से और टर्सरी निक्षेप से 3821.37 लाख टन कोयले का उत्पन्न है वो किया गया, यानी 3821.37 लाख टन कोयले का उत्पन्न है वो किया गया, यानी गोंडवाना निक्षेप से और टर्सरी निक्षेप से। ये भारत में कोयले निक्षेप के बहुत बड़े भंडार हैं वो हैं, इनमें कोयला है वो ज्यादा पाया जाता है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गोंडवाना निक्षेप। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं गोंडवाना निक्षेप। जो गोंडवाना निक्षेप है, जैसे आपको पहले +1 में पढ़ाया गया था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो भूमि का बहुत ही पुराना भाग है, और जो भाग जितना पुराना है उसमें खनिज संसाधनों के मिलने की संभावनाएं है उतनी ही ज्यादा होती हैं। और कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल है वो लग जाते हैं। तो गोंडवाना जो क्षेत्र निक्षेप है वो खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक धनी क्षेत्र है वो है। अब गोंडवाना 20 करोड़ साल पुराना यह कोयला क्षेत्र, जो गोंडवाना है वो 20 करोड़ साल पुराना कोयला क्षेत्र भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, और यह भारत का सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, क्योंकि इसमें देश के 96% कोयला भंडार है। अब गोंडवाना निक्षेप में देश के 96% कोयले के भंडार हैं, तथा यहां देश का, अब गोंडवाना क्षेत्र से देश का 90% कोयला निकाला जाता है, यानी 99%, यानी गोंडवाना क्षेत्र से देश का 99% जो कोयला है वो निकाला जाता है, और गोंडवाना क्षेत्र में देश के 96% कोयले के भंडार हैं वो हैं। देश के 113 ज्ञात कोयला क्षेत्रों में से, यानी देश में एक 113 कोयला क्षेत्र हैं वो ज्ञात किए गए हैं, उनका पता चला है, उनमें से 80 क्षेत्र अकेले गोंडवाना क्षेत्र में है, यानी गोंडवाना समूह में स्थित हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला है दामोदर घाटी, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य है वो आते हैं, यानी दामोदर घाटी में। दूसरा है सोन घाटी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है वो आते हैं। तीसरा है महानदी घाटी, जिसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य आते हैं। और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं वो आते हैं। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल के बारे में। झारखंड कोयले में संचित राशि तथा उत्पादन दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अब जो झारखंड है वो संचित कोयले और राशि, कोयले के मामले में संचित और राशि यानी क्वांटिटी के मामले में भी देश में प्रथम स्थान पर है वो आता है, यानी कोयले के निक्षेप में। ठीक है, झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, डाल्टनगंज, लानेहार, रामगढ़, देवधर और राजमहल इत्यादि हैं। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अब जो झरिया है सबसे बड़ा कोयला, ठीक है, झरिया है वो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है।
पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ हिस्सा इस राज्य में आता है। अब जो पश्चिम रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और रानीगंज का जो कुछ हिस्सा है वो इस राज्य में है, वो आता है, यानी झारखंड राज्य में वो आता है। धातु उपयोग के लिए उपयोगी अधिकतर कोयला दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। देश के अधिकतर इस्पात कारखानों को कोकिंग कोयला इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है। और देखो कोयले का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ताप विद्युत और लौह प्रज्वलन, लौह अयस्क के प्रज्वलन में किया जाता है। तो लौह अयस्क के प्रज्वलन के लिए जो कोकिंग कोयला है वो रानीगंज और झरिया क्षेत्र से ही देश के कारखानों को है वो प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, हम पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेट आता है वो आता है आपका छत्तीसगढ़। इस राज्य के अधिकांश कोयला क्षेत्र इसके उत्तरी भाग में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश कोयला क्षेत्र हैं वो इस राज्य के यानी नॉर्थ पार्ट में यानी उत्तरी भाग में है वो स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला क्षेत्र चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, सेंदूरगढ़ तथा लखनपुर रामकोला है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र हासदो, अरंड, कोरबा, मांड, रायगढ़ इत्यादि हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में भी कोयला निक्षेप है वो पाए जाते हैं। उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है तलचर। ठीक है, तलचर तलचर है ये उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहां घटिया किस्म का कोयला मिलता है। अतः तलचर में इस कोयले का उपयोग उर्वरक बनाने के कारखानों तथा ताप विद्युत घरों में किया जाता है। यहाँ रामपुर में भी कोयला निकाला जाता है। अब तलचर है वो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर घटिया किस्म के यानी लो क्वालिटी का जो कोयला है वो मिलता है, यानी पीट कोयला है या लिग्नाइट कोयला है वो मिलता है, जिसका अधिकतम उपयोग लौह अयस्क और ताप विद्युत घरों में है उसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र इसके पूर्वी कोने में छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। अब मध्य प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र हैं इसके पूर्वी कोनों में और जो छत्तीसगढ़ के जो कोयला क्षेत्र हैं उनके पास वो स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र इसके पूर्वी कोने में छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है। इस राज्य के कोयला क्षेत्रों को दो समूह में बांटा जा सकता है, पूर्वी कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। दो भागों में पूर्वी कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो पूर्वी कोयला क्षेत्र में आते हैं इसके सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं पेंच, कान्हन और पतखेड़ा। ठीक है, ये इसके दो कोयला क्षेत्र हैं, पूर्वी कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट में भी कोयला है वो पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र मुख्यतः गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। प्रमुख कोयला खाने सिंगरेली, सस्ती, पांडुहर और कोटाकुडम है। यानी गोदावरी नदी की जो घाटी है आंध्र प्रदेश में, वहां पर कोयला निक्षेप के जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में इस राज्य का अधिकांश कोयला चांदा, वर्धा, कंपटी और बांदेर से निकाला जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका अब पश्चिम बंगाल। जहां पर कोयला निक्षेप के क्षेत्र है पाए जाते हैं। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रानीगंज है। यानी जैसे पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग झारखंड राज्य में भी पड़ता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का अन्य छोटा कोयला क्षेत्र है। दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल का अन्य छोटा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस राज्य में उत्पादित कोयले का उपयोग ताप विद्युत घरों और रेलों में होता है। कोयले के प्रक्षालन यानी केंद्र वाशरी जामादोबा तथा लोधान में स्थित है। तो अब हम कह सकते हैं कि झारखंड का झरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये कोयले के बहुत बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं और इनसे है वो कोयला ज्यादा क्वांटिटी में निकाला जाता है। ये तो गोंडवाना निक्षेप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टर्सरी निक्षेप की। टर्सरी निक्षेप लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना कोयला क्षेत्र है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। गोंडवाना समूह से बाद में बने इस समूह के अधिकांश भंडार प्रायद्वीपीय पठार से बाहर मिलते हैं। यानी यह जो कोयला क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड के बाद बनता है और इसके अधिकांश जो भंडार है वो प्रायद्वीपीय पठार से बाहर मिलते हैं। यानी ये राज्य हैं ये प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आते जिसमें टर्सरी युग के कोयला निक्षेप के जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। देश के ज्ञात कोयला क्षेत्रों का 20% व कुल उत्पादन का 1% यहीं से प्राप्त होता है। यानी देश के 20% व कुल उत्पादन का 20% व कुल उत्पादन का 1%। ठीक है कि ज्ञात कोयला क्षेत्रों का 20% और कुल उत्पादन का 1% यहीं से प्राप्त होता है। टर्सरी कोयला मेघालय के दरानगिरी, चेरापूंजी, लेथरिग्यू, मेवलांग तथा लेंगरिन क्षेत्रों से निकाला जाता है। ऊपरी असम के कोयला क्षेत्र माकुम, जयपुर व नजीरा है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक व नामरूक कोयला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर राज्य में कालाकोट में कोयला निकाला जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कालाकोट में भी कोयला है वो निकाला जाता है, लेकिन वो लो क्वालिटी का कोयला है वो निकाला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कोयला निक्षेप गोंडवाना और टर्सरी निक्षेपों में हो पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला निक्षेप क्षेत्र है वो गोंडवाना निक्षेप क्षेत्र है जिससे देश का 96% जो कोयला है वो निकाला जाता है।